Hello everybody, I am Dr. Sophia Nalvaya and today we are going to in this lecture take the thread of the narrative further in हिंदी। हिंदी में बताई गई स्टोरी में अब तक हमने देखा कि मिस्टर डार्सी के प्रपोज़ल को मना करने के बाद एलिज़ाबेथ की उनसे अचानक मुलाकात होती है एट द पेम्बरले कैसल और यहाँ पर से मिस्टर डार्सी अपनी बहन को एलिज़ाबेथ से मिलाने के लिए लाते हैं और एलिज़ाबेथ काफ़ी सरप्राइज़ होती है कि भाई उसके इतने बुरे बिहेवियर के बाद भी मिस्टर डार्सी उससे इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दूसरे दिन वो गार्डनर्स को इनवाइट करते हैं अपने घर पे डिनर के लिए। तो गार्डनर्स एलिज़ाबेथ को कहते हैं कि वो सिर्फ उनसे अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगता है कि उनको एलिज़ाबेथ से प्रेम हो गया है। दूसरे दिन मिस्टर डार्सी एलिज़ाबेथ और गार्डनर्स को अपने घर ले जाने के लिए आते हैं। उसी समय एलिज़ाबेथ के पास ये खबर आती है कि उसकी चौथे नंबर की बहन जो है लीडिया, वो विकहैम के साथ भाग गई है। असल में लीडिया जो है वो आर्मी के लोगों के साथ समर स्पेंड करने के लिए जाती है और यहाँ पर एक बार हमने देखा था कि मिस्टर बेनेट किस तरीके से अपनी पेरेंट्स की ड्यूटी को दरकिनार कर चुके हैं क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अपनी अनमैरिड लड़की को इस तरीके से स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं भेजेगा। एलिज़ाबेथ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसको लगता है कि अब तो लीडिया बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है क्योंकि यदि विकहैम ने उससे शादी नहीं करी तो उसका क्या होगा, क्योंकि बिना शादी किए हुए वो विकहैम के साथ भाग गई है। एलिज़ाबेथ को इस तरीके से देख कर के मिस्टर डार्सी भी बहुत द्रवित हो जाते हैं। एलिज़ाबेथ तुरंत अपनी फैमिली के पास लौट आती है और मिस्टर बेनेट लंदन गए हैं लीडिया को ढूंढने के लिए। मिसेस बेनेट को सारी दुनिया से शिकायत है सिवाय अपनी बेटी लीडिया के। वो पूरी दुनिया को अपनी बेटी के इस बर्ताव के लिए गलत ठहराती हैं। यहाँ तक कि जो कर्नल फॉस्टर हैं जो कि उसको लेकर के गए थे, उनके ऊपर भी वो आरोप लगाती हैं कि उन्होंने अपनी मेरी बेटी की सही से देखभाल नहीं करी। मिस्टर गार्डिनर चिट्ठी लिख करके बताते हैं बेनेट्स को कि मिस्टर बेनेट जो है वो हर एक लॉज में लीडिया और विकहैम को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली है। कुछ समय बाद मिस्टर बेनेट वापस आ जाते हैं और वो अपने आप को अपनी लाइब्रेरी में रिटायर कर लेते हैं, जिससे वापस ये प्रदर्शित होता है कि किस प्रकार अपने ड्यूटी जो है पेरेंटल रोल को मिस्टर बेनेट अबैंडन कर चुके हैं। कुछ समय के बाद खबर आती है कि लीडिया और विकहैम मिल गए हैं और विकहैम लीडिया से शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनते ही कि उनकी एक बेटी की शादी होने वाली है, सबसे ज़्यादा खुश जो होता है ऑब्वियसली वो मिसेस बेनेट है और वो उसका जिस तरीके से लीडिया भागी थी उस सब को भूल जाती है एंड शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी कि भाई कम से कम चलो मेरी एक लड़की की शादी तो हो गई। लेकिन मिस्टर बेनेट बहुत नाराज़ हैं, तो वो साफ़ तौर पे कह देते हैं कि ना तो वो उनको घर पे आने देंगे और ना ही उनका अब लीडिया से कोई ताल्लुक़ है। मीनवाइल गार्डनर्स एलिज़ाबेथ बेनेट्स को वापस से लेटर लिख के कहते हैं कि भाई विकहैम को आगे अपनी नौकरी पे जाना है और बीच में वो लोग रुक कर के कुछ दिन बेनेट्स के साथ गुजारना चाहते हैं, जिस पर कि मिस्टर बेनेट बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए बिल्कुल मना कर देते हैं। लेकिन काफ़ी मान मनवर के बाद वो मान जाते हैं, इस चीज़ को की परमिशन दे देते हैं कि भाई लीडिया आकर के उनके साथ रह सकती है। और लीडिया और विकहैम जब आते हैं तो दोनों के ही बिहेवियर में कोई शर्मिंदगी, किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं है कि उनकी वजह से उनके पूरे परिवार को कितना कष्ट उठाना पड़ा है। रादर लीडिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी शादी से और एक बार बातों बातों में उसके मुंह से एलिज़ाबेथ के सामने निकल जाता है कि किस तरह से मिस्टर डार्सी चर्च में मौजूद थे उसकी शादी के समय। ये सुनते ही एलिज़ाबेथ गार्डिनर मिसेस गार्डिनर को लिखती है, जो कि गार्डिनर्स एक तरीके से फॉस्टर पेरेंट्स का काम करते हैं पांचों बेनेट सिस्टर्स के लिए, क्योंकि मिस्टर और मिसेस बेनेट तो बिल्कुल भी अपने पेरेंटल रोल के लिए फिट नहीं है। तो मिसेस गार्डिनर उसको बताती हैं, मिसेस गार्डिनर एलिज़ाबेथ को सूचित करती हैं कि भाई एक्चुअली मिस्टर डार्सी ही हैं जिन्होंने लीडिया और विकहैम को ढूंढा और विकहैम को शादी के लिए तैयार किया है और यहाँ तक कि
उसको एक पेंशन भी उन्होंने अलाउ करी है। इससे पहले हमने देखा था कि बेनेट्स भी ये डिस्कस करते हैं कि भाई विकहैम जैसा व्यक्ति लीडिया जैसी लड़की से शादी करने को तभी तैयार हुआ होगा जब उसको काफ़ी अच्छी खासी रकम दी गई होगी, और पहले वो ये मान के चल रहे थे कि ये रकम गार्डिनर्स ने दी होगी और वो उसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा एहसानमंद थे। अब जब मिसेस गार्डिनर एलिज़ाबेथ को बताती हैं कि ये रकम डार्सी ने दी थी, तो एलिज़ाबेथ के पास वर्ड्स ही नहीं होते हैं कि वो क्या कहे, लेकिन उसकी फीलिंग्स अब काफ़ी मिस्टर डार्सी के लिए बदल चुकी हैं। अभी लीडिया के जाने के बाद मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी वापस आ जाते हैं नीदरफील्ड पार्क, और मिस्टर बिंगले काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं जेन के साथ। और एक दिन बार बार मिसेस बेनेट ऐसी कोशिश करती हैं कि जेन और मिस्टर बिंगले ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ अकेले में बिताएं, लेकिन कुछ 1-2 दिन तक तो मिस्टर बिंगले नहीं करते हैं। फिर प्रपोज़ जेन को, और फिर उसके बाद वो प्रपोज़ करते हैं। जब जेन मान जाती है तो वो मिस्टर बेनेट से उनकी बेटी के का हाथ मांगते हैं, जो कि खुशी खुशी मिस्टर बेनेट मान जाते हैं। नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद मिस्टर डार्सी बिंगले के साथ आते हैं, तो एलिज़ाबेथ, जेन, डार्सी और बिंगले वॉक करने जाते हैं। वॉक करते करते एलिज़ाबेथ और डार्सी थोड़ा धीरे चलने लगते हैं, लेकिन इससे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है कि लेडी कैथरीन डी बर्ग आती हैं और वो एलिज़ाबेथ से बात करना चाहती हैं। बाहर जाके उसके घर के अकेले में बात करती हैं और उसे कमांड करती हैं कि अगर डार्सी उसको प्रपोज़ करे तो वो उस शादी के लिए मना कर दे। अब ये वापस से एक कैरिकेचर है सोसाइटल स्नब्स का, क्योंकि लेडी कैथरीन का कोई हक नहीं है एलिज़ाबेथ के ऊपर, लेकिन सिर्फ बाय द शेयर डॉन्ट ऑफ अ फॉर्च्यून उनको ये लगता है कि भाई क्योंकि मैं रईस हूँ तो दुनिया में हर व्यक्ति बाध्य है मेरी बात मानने के लिए। लेकिन एलिज़ाबेथ बहुत ही पोलाइटली उनको मना कर देती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, जिससे कि वो ये दिखा देती है कि लेडी कैथरीन की हद कहाँ तक है। फिर जब मैंने आपको बताया कि वॉक कर रहे होते हैं जेन, एलिज़ाबेथ, डार्सी एंड बिंगले, तो डार्सी और एलिज़ाबेथ सबसे थोड़ा सा दूर चलने लगते हैं, और एलिज़ाबेथ उसको थैंक करती है लीडिया के लिए। तो फिर डार्सी बताता है कि भाई ये उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एलिज़ाबेथ से अभी भी प्रेम करता है, उसकी फ़ीलिंग्स उसके लिए नहीं बदली है। तो एलिज़ाबेथ कहती है कि भाई मेरी फ़ीलिंग्स तो तुम्हारे लिए बहुत बदल गई हैं, और शी अग्रीज़ टू द मैरिज। फिर मिस्टर डार्सी बताते हैं कि वो दोबारा एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ इसलिए कर पाए क्योंकि लेडी कैथरीन डी बर्ग ने उनको बताया था कि एलिज़ाबेथ ने कहा था कि अगर दोबारा डार्सी उसको प्रपोज़ करेगा तो वो मना नहीं करेगी। अब जेन को एलिज़ाबेथ बताती है कि मिस्टर डार्सी ने उसे प्रपोज़ किया है, तो जेन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जेन ने कभी भी अपने और मिस्टर डार्सी के बारे में किसी से बात नहीं करी है, और उसकी जो डिसलाइक थी मिस्टर डार्सी के लिए वो बहुत ही उजागर थी, बहुत प्रोमिनेंट थी। सो काफ़ी प्रॉमिस करती है जेन को एलिज़ाबेथ कि नहीं, शी ऑल्सो लव्स डार्सी, एंड व्हेन डार्सी आस्क्स हिज हैंड फ्रॉम मिस्टर बेनेट, तब एलिज़ाबेथ को मिस्टर बेनेट को भी काफ़ी कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, वो असल में मिस्टर डार्सी से प्रेम करती है। शादी के बाद चारों बहुत खुशी खुशी रहते हैं, जेन और बिंगले और डार्सी और एलिज़ाबेथ। और जेन को ये भी पता चलता है कि जब वो लंदन गई थी तो बिंगले की सिस्टर्स ने ये बात बिंगले को नहीं बताई थी। दोनों बेनेट सिस्टर्स काफ़ी खुश रहती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से, यहाँ तक कि एलिज़ाबेथ का व्यवहार जो है, जो रिलेशनशिप है मिस बिंगलेस के साथ भी ठीक हो जाता है, और लेडी कैथरीन भी कुछ समय में उनको विज़िट कर लेती हैं। विकहैम और लीडिया आर इनकॉरेजिबल, वो बार बार दोनों बहनों के पास आते रहते हैं, जिससे कि यहाँ तक कि गुड नेचर्ड मिस्टर बिंगले भी उनसे थोड़ा सा उकता जाते हैं। जो किटी है वो अपनी दोनों बड़ी बहनों की संगत में रह कर के सब बहुत सुधर जाती हैं, और मिसेस बेनेट से ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है, जिनकी की 3 बेटियों की शादी हो गई है, और उनमें से 2 तो बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जब मिस्टर डार्सी के प्रपोज़ल के बारे में एलिज़ाबेथ बताती है मिसेस बेनेट को, तो पहले तो मिसेस बेनेट इज़ टू शॉक्ड टू स्पीक, लेकिन बाद में शी इज़ फुल ऑफ रैप्चर्स, मतलब वो खुशी के कारण किलकारियाँ मारने लगती हैं एक प्रकार से। तो नॉवल के एंड में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। एलिज़ाबेथ प्रूव्स टू बी अ वेरी गुड वाइफ एंड अ वेरी गुड सिस्टर इन लॉ टू डार्सीज सिस्टर,
and the two sisters also are good friends. Bingley और डार्सी are good friends. लेडी कैथरीन के आने के बाद जो एक तरीके का टैबू था एलिज़ाबेथ और डार्सी के रिलेशन के ऊपर, वो भी हट जाता है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. थैंक यू.